हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि वो जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैराथन करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं सीडीपी की एक मैराथन करा चुकी हूँ। करीब मैंने उसमें 8 पेपर सॉल्व कराए हैं और आज मैं लेकर आई हूँ सेकंड मैराथन लेकर आई हूँ सीडीपी की। इसमें भी मैं करीब आपके 8 पेपर सॉल्व कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए। और सेम ईवीएस की पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस की भी मैंने 2 मैराथन कराई हैं, अलग अलग मैराथन कराएंगे तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी मैराथन को कंप्लीट करके देख लीजिए। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू क्वेश्चन है और आपके अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको आप राइट करके उनके आंसर को राइट कर सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले सिर्फ आप उसको एक नज़र देख सकते हैं। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैराथन को आप बीच रोक रोक के देखें या फिर मैराथन के लिए पूरी मैराथन को आप कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 1। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 21 फ़रवरी 2016 को हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में क्लासरूम में कह रहे हैं कि संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो सक्रियबद्धता का जो अर्थ है वो आपका क्या है? जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं तो किससे लेते हैं? अपनी रुचि से। ठीक है, जब आप कोई भी काम अपनी रुचि से करते हैं तो वो उसको अच्छे से करते हैं और सृजनशील होकर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसे शिक्षक के द्वारा किसके रूप में देखना चाहिए? तो एक संसाधन के रूप में देखा जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों यानी कि जो भी स्टूडेंट्स द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? तो वो क्या करती हैं? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा निर्णय वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये हमारा कहा था पियाजे ने कहा था। क्या कहा था? पियाजे ने कहा था। तो जीन पियाजे ने प्रथम वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जीन पियाजे जो थे ये एक प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने जो था क्या कहा था कि व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7 है। यहाँ पे बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका क्या है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। तो शिक्षक बच्चे की सहायता कैसे कर सकता है? तो कार्य को क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। देखिए, जब हम क्या होता है कार्य, जब बहुत बड़ा कार्य होता है, जटिल परिस्थिति होती है तो क्या होता है हम उसको एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि आपका क्या है एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उसे याद नहीं कर सकते, लेकिन क्या है जब आप उसको छोटे छोटे से उसको लाइन्स में लिख लेंगे या फिर छोटे छोटे पार्ट में कर लेंगे तो उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बता रहे हैं कि जो जटिल परिस्थितियाँ होती हैं उनको संसाधित करने में एक शिक्षक की सहायता, एक शिक्षक बच्चों की यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक यहाँ पे एक समस्यात्मक बताया गया है। क्या बताया गया है? आपका एक समस्यात्मक है। और क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, देखिए व्यक्ति क्या करते हैं? अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, आपका एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है आप भी आगे चल के टीचर सीटेट का पढ़ाएं। तो क्या करेंगे? तो आपने जिस तरीके से जो हमने आपको ज्ञान दिया या आपने कहीं से भी ज्ञान लिया, क्या आपको उसी को मेन जैसा आपने सीखा है क्या वैसे ही आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की, अपने एक्सपीरियंस की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। यहाँ पे
कह रहे हैं कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है उनका सीखने का जो चक्र होता है वो कैसा होता है, बेहतर होता है। कैसा होता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास की गति, कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। देखिए सभी का डेवलपमेंट जो होता है एक तरीके से नहीं होता है, किसी में पहले ग्रोथ, तो किसी में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो विकास और वृद्धि जो होती है तो अलग अलग होती है, किसी में धीमी गति से विकास होता है, किसी में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु ये क्या है, डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो ये किसका अनुगमन करती है, तो ये करती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा उचित है। तो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये विकास अगर हो सकता है, बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो भी परिवेश है वो डेवलपमेंट में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखिए आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, तो वो क्या है, उनमें दोनों विभिन्नता पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से, ईच अदर से, मतलब क्या करें, विभिन्नता पाई जाती है। तो कैसे क्यों पाई जाती है, तो ये क्या होता है, एक तो होता है आपकी जो हेरिडिटी है और दूसरा आपका इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच जो भी अन्योन्य क्रिया के कारण जो होता है एक दूसरे में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। देखिए बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है उसमें जो होता है, जो फैमिली की भूमिका है वो कैसी होती है। तो फैमिली की जो मुख्य भूमिका होती है वो क्या होती है, मेन होती है, यानी मुख्य होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान का जोड़ा है। तो सही मिलान का कौन सा एक जोड़ा है, तो कौन सा जोड़ा है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। देखिए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। जब बच्चा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, देखिए ये जो अवस्थाएं देती है वो हमारी पियाजे ने दी थी। कौन कौन सी देती है, आपकी 4 अवस्थाएं देती। एक तो संवेदीगामक अवस्था दी थी जो 0 से 2 वर्ष तक थी, ठीक है। और दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो दी थी आपकी 2 से 7 वर्ष दी थी। और फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो थी 7 से 11 दी थी। फिर आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 4th अवस्था है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के बाद की है। तो जो इस अवस्था में जो था, कह रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे चीज़ें देख के क्या करते हैं, उनको सीखते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो हमारी कौन सी है, 7 से 11 वर्ष तक थी। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ करने लगता है और वर्गीकरण करने के भी योग्य हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है, कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के डैश के। तो किसके बजाय, मतलब प्रकार और मात्रा के बजाय, किसके, प्रकार और मात्रा के बजाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का कौन सा एक उदाहरण है, तो क्या है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये क्या है, एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो इनके अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया था, इसे भी याद रखिएगा, ये भी एक कीवर्ड है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। तो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कौन सा नैतिक विकास के चरण दिए थे। तो इन्होंने कौन कौन से चरण दिए थे, एक तो दिया था पूर्व परंपरागत स्तर दिया था, ठीक है, और दूसरा दिया था परंपरागत स्तर दिया था, और तीसरा दिया था उत्तरोड़ीगत स्तर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो कौन सी है इसमें प्रदर्शित कर रही है, तो कौन सा कर, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है, ठीक है, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है, एक विशिष्ट
योग्यता है। तो बुद्धि जो है हमारी क्या है, तो यहाँ पे जो बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 23, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। देखिए भाषा विकास के लिए यानी कि जो भी भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा होता है, तो वो क्या होता है, प्रारंभिक बचपन जो होता है अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है, एक सह शिक्षा कक्षा, जो सह शिक्षा कक्षा है उसमें कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये टिप्पणी जो है वो क्या है, तो ये टिप्पणी जो है किसे दर्शाती, तो ये यहाँ पे 24 क्वेश्चन है ना आपका, तो ये यहाँ पे कहते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 25, यहाँ पे कह रहे हैं कि आंकलन क्या होता है, आपका असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आंकलन क्या है, तो आंकलन जो होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। देखिए आप जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम आंकलन कर सकते हैं। तो आपको आंकलन ये कर सकते हैं कि जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ा है, ठीक है, अगर समझाए तो आप क्या करेंगे, उसके उत्तर को दे देंगे। लेकिन क्या है, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, ठीक है, इसमें टीचर का भी होता है और स्टूडेंट का भी होता है, अगर वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे शिक्षक को क्या करना होगा, अपनी टीचिंग में सुधार करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 है, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए समावेशन का कह रहे हैं कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो समावेशन का कह रहे हैं कि समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो कौन करता है, तो ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। देखिए समावेशी का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक समावेशन एक दर्शन है, इसमें सभी बच्चों को क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल स्कूल है उसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्राप्त करे दिए जाएंगे। ये नहीं कि कुछ बच्चों में अगर डिसेबिलिटी है कुछ में तो उनको अलग शिक्षा प्रदान की जाएगी, बल्कि उनको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो है एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें, शामिल करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। देखिए अधिगम निर्योग्यता होती है मतलब बच्चे में कुछ कमी है, ठीक है, तो अधिगम में लर्निंग में उसकी निर्योग्य है, योग्य नहीं मतलब एबल नहीं है, डिसेबल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, तो कौन करता है, यहाँ पे कौन करता है, शब्दों को सही तरह से समझ ना पाना तथा शब्दों को सही तरह से लिख ना पाना। तो यहाँ पे जैसे बच्चा क्या करेगा, जैसे कि बी को कभी कभी बी को क्या लिख देगा, बी को डी, बी को कैसे लिख देगा, बी को डी लिख देगा, सा को वॉज लिख देगा, ठीक है, 21 को क्या लिख देगा, यहाँ पे 21 को क्या लिख देगा, 12 लिख देगा। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, शब्दों को सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहा या फिर शब्दों को सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, आंशिक रूप से जो देख सकता है तो क्या करना चाहिए, उन विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। देखिए बच्चा है कुछ मतलब देख सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे दृष्टि दोष है, क्या है, उसे दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को विशेष स्कूल में दाखिला देने की ज़रूरत नहीं होती, कि उसे ये नहीं कि मतलब बच्चा दिख रहा है, उसे थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसा नहीं कि उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, कि उसको क्या कर सकते हैं, उनको जो भी विद्यालय हैं जिसमें सभी बच्चे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ ही उनको शिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमारा 21 फेब 2016 को एग्ज़ाम हुआ था। कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखना मतलब लर्निंग जो है वो क्या है, तो सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित करता है। तो सीखना जो होता है, लर्निंग क्या करता है, सीखने वाले, जैसे आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, तो यह करता है जो सीखने वाला है उसके संवेग को, इमोशंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 18 सितंबर 2016 को हुआ था, ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले की जो आपकी CTP की मैराथन थी उन्हें नहीं देखा, उसे भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए
एग्ज़ाम से पहले पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक, जैसे एक शिक्षक है वो किस में विश्वास रखता है, जो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसमें क्या रखता है, एक विश्वास रखता है। तो एक उसके नाते आप अपने बच्चे के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पे कौन सी विधि को वरीयता देंगे लेव वाइगोत्स्की का, अगर आप लोग क्या करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं सिद्धांत में, तो सहयोगी प्रोजेक्ट को। किसे? सहयोगी प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2 है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। देखिए अपनी कक्षा एक टीचर है तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें क्या है, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो उससे निपटने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से क्या करें, बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ ठीक है, तो सभी बच्चों से शिक्षक को क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और सभी उनके दृष्टिकोण को क्या करेगा, महत्व देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, जो भी हमारा असेसमेंट होता है ठीक है वो कैसा होता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि क्या है, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को कोई प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तो आंकलन जो है वो हमारा उद्देश्यपूर्ण होगा। देखिए जब आंकलन करते हैं तो उससे छात्र का भी और शिक्षक दोनों की क्या होता है, उसमें पता चलता है कि शिक्षक ने टीचिंग कैसे की है और बच्चे ने जो भी स्टडी की है, जो भी पढ़ा है, वो किसने हद तक उसे समझ आया है या फिर नहीं आया है। तो ये आंकलन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। देखिए एनसीएफ 2005 ने जो टीचर का भूमिका बताई थी क्या है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है, तो ये एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। तो एनसीएफ 2005 ने जो शिक्षक की भूमिका मानी थी वो किसके रूप में मानी थी, सुविधा प्रदाता के रूप में मानी थी। और क्या कहता है कि वो बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, और शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो बालक की कमियां उनको दूर करे और उनके साथ जो है एक फ्रेंडशिप वाला क्या बनाए, संबंध बनाए, फ्रेंडली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। क्या करती हैं, विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती। देखिए यहाँ पे जो भी कुछ सीखता है बच्चा क्या करता है, अपने टीचर्स को कॉपी करता है, ठीक है, क्या करता है यहाँ पे तो यहाँ पे कहते हैं कि अनुसंधान सुझाते हैं, जो भी रिसर्च की गई है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं क्या हैं, तो विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करती हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। देखिए जिसमें बच्चों में कमी है कोई, ठीक है, डिसेबल है, तो उन बच्चों को किसके साथ शामिल करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि उन बच्चों को किसके साथ शामिल करना चाहिए, तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। शामिल करना क्या करता है, यहाँ पे करता है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो ये कथन क्या है, तो ये कथन जो है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में एक जगह के ना बच्चे होते हैं, ठीक है, सभी बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग उनका एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग उनका समाज होता है, तो अलग अलग उनके परिवार के लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो जब वो कह रहे हैं कि जो भी वो वहाँ पे विद्यार्थियों के अधिगम में अनुभवों को क्या बढ़ाती है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों, बल्कि जो बच्चे जो होते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ रहकर उनके कौशलों को सीखते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा। देखिए जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पे इसकी बात हो रही है कि सुनने में असमर्थ बच्चा जो है तो वो क्या है, तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। देखिए नियमित विद्यालय जो बच्चे हैं जिनमें सभी बच्चे पढ़ते हैं तो वो अच्छा कर सकता है। एक असमर्थ बच्चा है तो कैसे कर सकता है, यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएं, यानी कि जो भी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियाँ हैं उसे वो उपलब्ध कराए जाएँ, ऑडियो जो भी उनके लिए सीडी को यूज़ किया जाए, तो ये क्या करता है, उनके लिए क्या करता है, एक देखिए सुनने में क्या है, असमर्थ बच्चा है तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो समावेशी में शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालकों को भी पढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो प्रतिभावान जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्या है। तो यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वे कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। देखिए जो प्रतिभावान शिक्षार्थी हों, देखिए आपकी क्लास कोई भी क्लास है तो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉर्मल होते हैं, कोई बच्चे वीक होते हैं और कोई बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, प्रतिभावान होते हैं। तो क्या करते हैं उन्हें वो बच्चे जो होते हैं उनको जिस किसी बच्चों को जैसी एक ही वही चैप्टर है या फिर क्या एक चैप्टर है, ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लगा, लेकिन किसी बच्चों को ठीक लगा और किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजी लगा। तो यहाँ पे ईजी किसे लगेगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, प्रतिभावान शिक्षार्थी होंगे। तो उन यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ जो भी एक्टिविटी हैं वो अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो क्या कम करते हैं, कम प्रेरित अनुभव करते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर ऊब जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। कौन सा है 10 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। तो कैसे दे सकती है, तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी कि जीवन के से विषय वस्तु को जो भी विषय वस्तु पढ़ा रही, कंटेंट पढ़ा रही, उनको क्या करें, उनकी डेली लाइफ से उनसे जोड़कर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों के बारे में जो कथन है वो आपके कौन कौन से सही हैं। तो सही कथन कौन सा है, तो देखिए सही कथन आपका कौन कौन सा है। तो एक तो सेकंड है आपका, क्या है, सेकंड है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है, समस्या का खुद ही समाधान करते हैं। दूसरे कहें बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और तीसरा कह रहे हैं कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 12 है। यहाँ पे करें कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। तो संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बेहतर विधि कौन सी होगी। तो कौन सी विधि होगी, यहाँ पे कौन सी विधि है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 13 है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं कह रहे हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में एक इफेक्टिव तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। तो कहाँ करेंगे, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यहाँ पर जो भी उनके इमोशंस होते हैं, जो भी उनके इमोशंस की नीड होती है उनकी क्या होती है, पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते देखता है और कहता है कि एक पक्षी, ठीक है, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है। तो बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है इससे, तो इससे ये पता लगता है कि बच्चे के विचार के बारे में ये पता लगता है कि बी और सी। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बच्चे के विचार के बारे में ये पता लगता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। जैसे बच्चा जो है पक्षी के बारे में जान चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए यहाँ पे एक टीचर है, कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका है, टीचर अपने चाहती है कि अपने बच्चों जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा क्या कहे, बच्चों से ऐसा क्या बोले कि वो इंटरनली रूप से क्या हो, प्रोत्साहित हो, तो प्रोत्साहित हो सके। तो उनके साथ ऐसा क्या कहें। तो यहाँ पे टीचर क्या कह सकता है, यहाँ पे टीचर यहाँ पे कह सकता है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से टीचर जो है बच्चों से कह रहा है तो बच्चे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे उसको करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे प्रोत्साहित कर सकती है।
तो वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आंतरिक कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनली रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पे वो जो है वो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, तो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित तो कैसे कर सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य, देखिए एक इफेक्टिव टीचर का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो विद्यार्थियों को क्या उत्प्रेरित करना होगा, तो ये होगा क्या होगा कि विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, क्या होगा कि सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने के लिए वे जिसमें जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का कौन सा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, कौन सा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। विकास का शिरापदाभिमुख से जो कह रहे हैं कि विकास का शिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए जो विकास का डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है, पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है। ये बताता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे करें कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो प्रारंभिक बचपन का समय है। कौन सा है, प्रारंभिक बचपन का समय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की, कितने वर्ष की है, 6 ईयर की लड़की है, जो खेल कूद में क्या करती है, असाधारण योग्यता, उसमें कोई योग्यता का प्रदर्शन करती है। जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और उसे क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग भी करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं और उसे ट्रेन भी करते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो परिणाम हो किसका होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन के गौण वाहक हो सकते हैं। तो कौन हो सकते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस। कौन, विद्यालय और पास पड़ोस जो है सामाजिकरण के क्या है, गौण वाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो कह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं, कौन सा गुण बता रहे हैं, कौन सा नैतिक सोपान बता रहा है, तो यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कहने के जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार कह रहे हैं कि लर्निंग के यानी कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो शिक्षार्थी क्या करेंगे, पर्यावरण के द्वारा अपने शिक्षार्थियों के द्वारा क्या किया जाएगा, अपने पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कहने के जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को कैसे जाना जाता है, तो यहाँ पे जो होता है समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। किसमें रूप में जाना जाता है, एक तो समावेशन होता है और दूसरा समायोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी प्रगतिशील कक्षा के व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को क्या करता है, सुगम बनाता है। तो अधिगम को सुगम बनाता है, जो कैसे बनाता है, खोज
को प्रोत्साहन देता है। तो क्या करता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो प्रगतिशील कक्षा की व्याख्या में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए हार्वर्ड गार्डनर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखकर कीजिएगा। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहता है बहुबुद्धि जो होती कई प्रकार की होती है। तो सभी में बुद्धि एक सी नहीं होती, क्योंकि देखिए कि कोई संगीत गाता है, ठीक है, तो वो संगीत, तो किसी में डॉक्टर की बुद्धि होती है, किसी में पायलट की बुद्धि होती है, ठीक है, तो अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग लोग। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो इनके क्या सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत ये बताता है कि एक टीचर को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप की तरह ग्रहण करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय वस्तु, जो भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, टीचर को चाहिए कि उन्हें अलग अलग विधियों से पढ़ाने की मतलब कोशिश करें, जिससे क्या है, बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। देखिए 5 साल की लड़की है, क्या कर रही है, अपनी टी शर्ट को तहा रही है और क्या कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, जो लड़की द्वारा क्या कर रहे हैं, जो भी व्यवहार उसका दिख रहा है कि इस तरीके से व्यवहार कर रही है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो आपका क्या है, तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार ये जो बात कर रही है, अपने आप से बात कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, अहम केंद्रित कहेंगे। क्या कहेंगे, अहम केंद्रित कहलाएगा। और लेव वाइगोस्की के अनुसार इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा कहलाएगी। ये क्या है, इनकी प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी भाषा से अपनी प्रक्रियाओं को नियमित करने का प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे करें कि लिंग, तो लिंग क्या है, तो लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्या है, सामाजिक संरचना है। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि 1 दे रखा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो आपका कौन सा कथन कह रहे हैं कि यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन है आपका सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विकास के कुछ पहलू जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहला हो जाएगा कुछ आनुवांशिक होते हैं और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए बच्चे का डेवलपमेंट होता है, देखिए कोई भी छोटा एक बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है तो उसका क्या होता है, कुछ तो आनुवांशिकता से होता है, ठीक है, जो भी उनकी हेरिडिटी होती है, पेरेंट्स होते हैं, जो भी उनके दादी दादा होते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनसे डेवलप होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं जो भी उनका इन्वायरमेंट है उससे डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता है, तो इनके अनुसार ये नहीं कहा जा सकता है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे के अनुसार क्या है, निरंतर अभ्यास से क्या होता है, अधिगम होता है। तो पियाजे के अनुसार कौन सा कह रहे हैं कि क्या नहीं कहा जा सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार यानी कि ये जो सिद्धांत दिया था वो हमारा जीन पियाजे ने दिया था। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो कौन सी एक सीमा नहीं है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे खेल कह रहे हैं कि डैश के अलावा इसमें से एक देखिए रॉन्ग है आपका, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बाकी 3 ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो खेल की भूमिका में क्या करते हैं, खेल युवा बच्चों के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो हमें उसको देखना है, तो वो कौन सा है, तो ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो यहाँ पे करें कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो इसको छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो कौन आमंत्रित करता है, तो यहाँ पे जो है बच्चे ताकि अपने आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। तो यहाँ पे कह रहे हैं आमंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपनी बहुत ज़्यादा बुद्धि को लगाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है वो विभिन्न तरीकों से हम कैसे कैसे इसे हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो कौन करता है। देखिए प्रगतिशील, तो यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन हमारी जो है प्रगतिशील शिक्षा का क्या कह रहे हैं कि कौन अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा यहाँ पे क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, एक तो बच्चे यहाँ पे करके सीखता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि परियोजना विधि यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, और तीसरा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोग से सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा खुद में क्या है, एक जीवन है, लाइफ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो शिक्षा क्या है, वो खुद ही एक जीवन है, स्वयं ही जीवन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा कथन बताता है। तो इसमें हमें वो कथन को देखना है। तो कौन बताता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 8 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। जो कोलबर्ग का सिद्धांत है, तो कह रहे हैं कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कह रहे हैं कि उसके सिद्धांत के बारे में माना जा सकता है। तो निम्नलिखित में से उनके रूप में किसे माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उनके सिद्धांत, यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग को समर्थन किया है। किसके सिद्धांत ने, जो कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए जो ZPD सिद्धांत दिया था वो हमारा किसने दिया था, हमारा जो नैतिक विकास ZPD। तो ये जो सिद्धांत दिया था, ZPD का जो सिद्धांत दिया था, ये देखिए एक तो कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था और नैतिक विकास का जो हमारा वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है, किसे करता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इससे क्या होगा, बच्चे एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ यानी कि उनके साथ कोऑपरेट करके किसी दूसरे के साथ तो क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य को लगभग स्वयं कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10, एक उभय लिंगी व्यक्तित्व। देखिए कह रहे हैं कि एक उभय लिंगी व्यक्तित्व जो है वो क्या है। तो उनमें क्या होता है, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है उभय लिंगी व्यक्तित्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चे डैश को छोड़कर, देखिए एक इसमें रॉन्ग है उसको हमें बताना है, और बाकी सभी क्या करते हैं, बाकी सभी अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण होती हैं। तो किसके द्वारा लिंग भूमिकाएं जो होती हैं वो ग्रहण होती हैं। तो ट्यूशन को छोड़कर बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि तो क्या है, तो वे मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पे क्या है, तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि वे मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वे है, ठीक है, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, देख से एक से अधिक बुद्धिमान। यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, तो ये बताता है कि एक अधिक बुद्धिमान का सिद्धांत बताता है कि, ये क्या बताता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्या होती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। देखिए शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे ये जो उपयोग कर सकता है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। तो इससे जो है CCE से कह रहे हैं कि कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो हमारा क्या है, ये बच्चों को धीमे, खराब या फिर बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो जो CCE है तो ये गलत है, इसके CC के बारे में संबंधित नहीं है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। बच्चों में प्रतिभाशीलता, तो बच्चों में गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो ये कहने के बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है डैश के कारण हो सकती है। तो किसके कारण प्रतिभाशालिता हो सकती है, तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण जो है बच्चों में क्या आ सकती है, प्रतिभाशालिता आ सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में है चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम सोशियो कह रहे हैं कि कम्युनली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड आ क्लासरूम इन्वायरमेंट विद। तो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशल या फिर इकोनॉमिकली जो होते हैं वो इन्वायरमेंट, तो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों को किस कक्षा में किस माहौल की आवश्यकता होती है, तो कैसी होती है, यहाँ पे जो माहौल की आवश्यकता होती है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कहने के कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशीलता बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे, देखिए क्लास में जो है आपके क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, कौन से हैं आपके जो है द इंटरवेंशन नीडेड टू क्रिएटिव स्टूडेंट जो सृजनात्मक है, और क्या है आपके टैलेंटेड चिल्ड्रेन यानी कि जो प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड चिल्ड्रेन है इन द क्लासरूम रेट्स ऑन। तो क्या कर रहे हैं इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो ये क्या करते हैं, तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए, देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं अति संवेदनशील हैं। यहाँ पे अति संवेदनशील बच्चे यानी कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन, तो ज़्यादा बच्चे जो होते हैं अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। इसमें से कौन सा उपयुक्त प्रॉपर तरीका नहीं है, तो कौन सा तरीका जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना क्या है, ये एक उपयुक्त तरीका नहीं है अति संवेदनशील बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कहने के अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो यहाँ क्या करते हैं, अलग अलग बच्चों वाले जो सृजनात्मक है। देखिए सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो क्या होती है, क्रिएटिव बच्चे ऐसे होते हैं पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समस्या हल करने का वर्णन नहीं कर सकता है, तो हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो वो ऑप्शन को बताना है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो जो है वो क्या है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना जो है ये क्या है, एक ठीक नहीं है हमारा क्या है, तो ये क्या कर सकता है, समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 22 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तो यहाँ पे संवेग कौन है, तो देखिए फेयर यानी कि जो डर है, डर क्या है, ये एक इमोशन है, संवेग है। संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण होने से मुक्त व्यवहार परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। देखिए जो संवेग होते हैं, तो संवेग क्या होते हैं, कभी कभी आपको क्या होता है, एकदम से हंसी आ जाती है कुछ चीज़ों पे, कभी कभी आपका मन उदास हो जाता है तो रोने लगते हैं। तो यह आपके क्या होते हैं, ये आंतरिक इंटरनली, तो ये क्या होते हैं,
अपने आप से होते हैं, जो भी कुछ होता है तो वो अपने आप से होता है। तो संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भाव होते हैं, इंटरनली जो भाव होते हैं और जो अचानक हो जाती हैं, ठीक है। तो अचानक से जो चीज़ें होती हैं तो वो क्या होता है, हमारे संवेग होते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी डेथ हो जाती है तो हम लोग रोने लगते हैं, कभी अच्छी खुशी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। दूध बूथ पर, जहाँ पर दूध मिलता है उस पर जो है मशीन द्वारा दूध का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। वहाँ पर बच्चा क्या है, दूध लेने जाता है तो उसे वहाँ पर कई जानकारी है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो एक शिक्षक की भूमिका है, टीचर्स का जो रोल है वो सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो कौन सा है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी कक्षा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। देखिए समृद्ध शिक्षा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। तो किसी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें से कौन सी है, तो एक बताती है खुली गतिविधि, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि क्या हो, कोने में हो, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो कौन करता है, तो उपलब्ध संसदीय कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 27 है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। तो एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क ने अपनी समझ कैसे प्राप्त की है, तो किससे प्राप्त की है, तो रचनावाद से प्राप्त की है। किससे की है, रचनावाद से प्राप्त की है। देखिए यहाँ पे रचनावाद होगा, ठीक है, रचनावाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। देखिए क्लासरूम में बच्चों को प्रेरित, द चिल्ड्रन इन क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, अगर समझा जा सकता है तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित यानी कि मोटिवेटेड समझा जा सकता है यदि, कैसे समझा जा सकता है, यदि क्या करें, यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यदि बच्चे जो है आपसे अगर क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें क्या माना जाएगा, मोटिवेटेड माना जाएगा, यानी कि उन्हें एक कैसा माना जाए, प्रेरित माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा बच्चों में, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अधिगम में सुधार करने के लिए यानी कि लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो कौन सा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो शिक्षक टीचर क्या करेगा, जो भी वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं, जो भी डेली लाइफ है, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, बच्चों को एक दूसरे के साथ क्या करने का, उनको बातचीत करने का मौका देगा, उसमें करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो ये जो मदद करता है अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन विच हैज़ a significant role in our learning environment is of the kind which helps। ये जो मदद करता है तो किस में मदद करता है, तो ये क्या करता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए करता है। अब मैं क्वेश्चंस आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम हुआ था फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, तो चलिए।
ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 7 जून 2019 को हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चन्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जेंडर, तो जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्या है आपका? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो विकास यानी कि डेवलपमेंट के जो आयाम है उनकी सही पहचान करता है। कौन करता है? तो यहाँ पे क्या है, जो डेवलपमेंट होता है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे करें कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है? प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है। तो प्राथमिक जो है वो हमारा आ जाएगा परिवार, और द्वितीय है तो वहाँ पे विद्यालय आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 है। यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि इनके जीन पियाजे का जो सिद्धांत दिया था उसका मुख्य प्रस्ताव क्या है? कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है? भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो कौन विशेषित करता है? तो विचारों की अनुत्क्रमणिता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे करें कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा, जो भी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, सॉरी जो भी हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो उन्हें किस तरीके से देखा जाता है? तो एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। तो अधिगम जो होता है वो एक सामाजिक गतिविधि, लर्निंग क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है वो क्या होता है? अपरिकृष्ट स्थूल चालक विकास, परिकृष्ट सूक्ष्म चालक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो एक प्रारंभिक कक्षा का ये जो प्राइमरी स्कूल की क्लास है उसमें कह रहे हैं कि एक बच्ची जो है अपने साथ क्या लाती है? एक्सपीरियंस, जो अनुभव लाती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत है? तो वो बच्चा जो है वो नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत है? क्योंकि वो वहाँ पर दंड एवं आज्ञा का पालन अभिविन्यास की अवस्था में है। तो वो समझ रहा है कि मतलब अगर ऐसा करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा और हम आज्ञा पालन का अभिविन्यास करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो मौखिक संवाद, बच्चे जो अपने आप से बातचीत करते हैं, ठीक है, बोल के बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं उसे? तो वाइगोत्स्की उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और जबकि इसे जो जीन पियाजे हैं वो अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित कराता है? तो ये हमारा बताता है, ये जो प्रदर्शित करता है तो ये बताता है लैंगिक जेंडर रोलबद्धता बताता है। जैसे कि इसमें बता दिया जाता है कि जैसे पिंक कलर के कपड़े हैं तो ये गर्ल्स पहनेंगी, और बॉयज़ जो हैं जैसे कि गाड़ी से खेलेंगे, तो और गर्ल्स जो हैं वो गुड़ियों से खेलेंगे। तो ये सब हमें क्या बताता है? तो ये सब हमारे जेंडर रोलबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक शिक्षक को चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीचर को क्या चाहिए? तो उसे ये चाहिए, ये संप्रेषित करे कि वो कक्षा
कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो वकालत करता है वो किसकी वकालत करता है? तो यहाँ पे जो वकालत करता है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे करें डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो वो क्या है? तो ये जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9, तो यहाँ पे क्या है? समावेशी शिक्षा। तो कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा की ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो सार्थक अधिगम यानी कि लर्निंग जो घटित होता है वो किससे होता है? तो ये जो घटित होता है वो कंठस्थी, जिसके द्वारा, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो कौन सी प्रक्रिया नहीं? कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है वो एक सार्थक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ खा के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के साथ मिलान करने को प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे जो है प्रस्तुत कौन करता है? देखिए यहाँ पे जो प्रस्तुत करता है वो कौन सा करता है? यहाँ पे सी प्रस्तुत करता है। कौन करता है? यहाँ पे सी प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, तो सी प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सी है तो यहाँ पे फर्स्ट का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली जो है फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली तो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से क्या है? सीखने की योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहते हैं, आपका सी का क्या है? सेकंड का ए है, तो क्या है आपका जो सेकंड है उसका क्या है? अधिगम आसक्तता, तो उसका क्या है? ए। तो अधिगम जिसमें आसक्तता होगी लर्निंग की, तो वो क्या करेंगे? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी। अधिगम आसक्तता, अधिगम में कमी पाई जाएगी, तो वो क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में उनमें कमी होगी। तीसरा देखते हैं, आपका आता है तीसरा कौन सा है? आपका बी है। तीसरे का कौन सा है? बी है आपका। तो यहाँ पे सृजनात्मक, तो इसका क्या है? सृजनात्मक होंगे। वो क्या करेंगे? जो बच्चे सृजनात्मक होंगे वो क्या करेंगे? मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवधान कमी, और नेक्स्ट हमारा क्या है? जो हमारा कौन सा है? फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा। तो अवधान कमी, अति सक्रियता, विकटोकरण, तो ये जो हो जाएगा इसका सी। आसानी से विचलित होने की आदत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 है, यहाँ पे करें कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या करते हैं? भाग लेते हैं, तब वो अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। तो लर्निंग जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जो लर्निंग है वो क्या है? तो लर्निंग क्या है? वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है। जब शिक्षक को, टीचर को क्या है? अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी योग्यताएं, एबिलिटी के बारे में क्या होता है? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बिलीव होता है, तब विद्यार्थी क्या होते हैं? तो तब विद्यार्थी जो होते हैं, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं क्या होते हैं? प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26 है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, देखिए हो गया ये क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे बच्चों की गलतियाँ, तो यहाँ पे क्या होते हैं? ऊपर हो गया प्रेरित रहते हैं, तो बच्चों की गलतियाँ, देखिए बच्चों की जो भी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? वो अधिगम का एक भाग है, देखिए लर्निंग का ही एक भाग है, तो तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, तो हमें उनके विचारों का भी पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल्यांकन को डैश, जो भी मूल्यांकन है, एवल्यूशन है, उसको क्या करते हैं? डैश, तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका ही भाग होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें खुद ही फील होता है, महसूस होता है कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, पर्याप्त रूप से ठीक नहीं है, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, अपने आप में क्या महसूस करते हैं? अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो शायद इनकरेक्ट, तो तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की क्या होती है? संभावना होती है।
तो तब क्या करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, संज्ञान और संवेग अलग अलग नहीं है। तो ये क्या है, उनको मतलब जो स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, तो संज्ञा एवं संवेग क्या है, अलग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे कर सकती है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूज अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम हुआ था 7 जून 2019 को हुआ था। वो विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो किसका है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। किसका है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था 8 दिसंबर 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए पेपर है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। भाषा के अर्जन यानी कि लैंग्वेज को अर्जित करना, यानी कि लैंग्वेज को एक्विजिशन करना और उसको डेवलप करने के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि मानी जाती है वो कौन सी है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। अब कह रहे हैं कि इसमें से नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो यहाँ पे जो नैतिक विकास की एक अवस्था है वो कौन सी है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो ये क्या है, नैतिक विकास की अवस्था है और ये सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ पे एक टीचर है, लड़कियों की तुलना में किस पर ध्यान देता है, लड़कों बॉयज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है वो जहाँ पे जेंडर पक्षपात, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, जैसे जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर की जो भूमिका उसकी अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली होगी। तो कौन सी पद्धति होगी, जेंडर पक्षपात के बारे में हमें क्या करना चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो किसने दिया है, यहाँ पे लेव वाइगोस्की ने। तो सामाजिक सांस्कृतिक अगर कहीं पर भी आ जाए तो आप बिना सोचे समझे लेव वाइगोस्की को ही लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा 5 वर्ष की जो नजमा है वो स्वयं से कहती है, खुद से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता है वाइगोस्की के अनुसार किस तरह से संबोधित करता है। तो वाइगोस्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता माना था, क्या माना था, व्यक्तिगत माना था, वार्ता माना था। जबकि जो जीन पियाजे ने माना था वो क्या माना था, अहम केंद्रित वार्ता माना था। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत वार्ता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए बच्चा जब खुद से बात करेगा और वाइगोस्की के अनुसार तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। यहाँ पे बच्चों को क्या करेंगे, संकेत देंगे, ठीक है, उनको इशारे से संकेत दे सकते हैं या फिर उनको जब नीड पड़ेगी तो उनको हम क्या करेंगे, उनको सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पे उदाहरण जो है वो किसका है, पाल ढांचा का उदाहरण है। यहाँ पे क्या जो वाइगोस्की का सिद्धांत था ZPD सिद्धांत, तो यहाँ इस सिद्धांत में जो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था यहाँ पे बच्चों को क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। अगर बच्चों को बड़ों के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा जो सहायता दी जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, पाड़ या फिर ढांचा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए जीन पियाजे हर बार आते हैं और उनमें से उनकी 4 जो अवस्थाएं हैं उनमें से कोई जो 4 अवस्थाएं में बच्चा क्या क्या कर सकता है तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है जो 7 से हमारी 11 है जिसकी आयु है।
तो कह रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो कौन विशेषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसमें बच्चा क्या करता है? एक तो संरक्षण करता है, दूसरा कक्षा में समावेशन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना कौन सी है? तो पियाजे की जो संरचना है वो आपकी कौन सी है? तो स्कीमा, पियाजे ने जो संरचना दी थी वो कौन सी दी थी? स्कीमा दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो गया सेकंड, ठीक है, संरक्षण और कक्षा समावेशन। क्वेश्चन 9 का भी हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 10, आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए जब भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का, तो उसका पहला उद्देश्य यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आंकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बच्चे कहाँ पर भ्रांतियाँ, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं उनको भी समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? देखिए बुद्धि का जो बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में आपका क्या सही है? तो ये सही है कि बुद्धि बहुआयामी, बुद्धि जो होती है एक तरीके की नहीं होती, बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का क्या है? एक समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो वहाँ पे वो क्या है? एक सृजनात्मक है। तो रूही क्या करती है? एक समस्या के कोई एक प्रॉब्लम आई तो उसको अधिक तरीके से उनका समाधान सोचती है यहाँ पे रूही। तो क्या कर रही है? इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यहाँ पे रूही किसका प्रदर्शन कर रही है? तो रूही में क्या है? जो उसका विचार है वो जो है क्रिएटिव है, तो सृजनात्मक विचारक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 13 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसे समूह बच्चे जो हैं, जो वंचित समूह, जो बच्चे छूट चुके हैं, उनसे संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेट जो है वो क्या हुआ? कम होने की स्थिति में बच्चे जो थे, जो वंचित समूह थे, उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट कम कर दिया। तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़ा रहा है, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और क्या करना चाहिए? यहाँ पे टीचर को ऐसी सहभागिता में सुधार करके, जो भी उनके पार्टिसिपेट है सहभागिता में, उनके लिए क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए और ऐसे तरीके ढूंढना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें? उसमें भागीदारिता लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कौन सा हो गया? 13 भी हो गया, आपका 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में यानी कि इंक्लूसिव क्लास में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं, तो एक टीचर को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है। उन्हें टीचर को एक एक्टिव रूप से उनको प्रिपेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए पठन वैफल्य में बच्चे के प्राथमिक यानी कि प्राथमिक लक्षण क्या है? तो उसमें क्या लक्षण होते हैं पठन वैफल्य में? तो इसमें जो होता है कि बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, बच्चा जो होता है वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता है, किसमें? पठन वैफल्य में। तो यही इसका प्राथमिक लक्षण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, देखिए इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है वो किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये जो आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया 16 का आपका 3 हो गया, 15 का भी आपका 15 का आपका कौन सा है? 3 है, और 16 का भी 3 एक बार चेक कर लेते हैं, और 14 का भी आपका 3 है। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, देखिए जो संरचनावादी ढांचा है उसमें जो लर्निंग है वो प्राथमिक रूप से कैसी है? तो वो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की प्रक्रिया पर क्या होती है? केंद्रित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए चाइल्ड सेंटर जो भी पेडागोजी है उसकी विशेषता क्या है, तो उसकी जो विशेषता है वो क्या है, तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यहाँ पे बच्चों के जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको क्या देगा, प्रमुखता दी गई। देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या दिया जाता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कहने के संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, तो संवेग और जो संज्ञान है वो क्या है, एक दूसरे से सन्निहित हैं। क्या है, सन्निहित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार लर्निंग के बारे में जो 4 कथन दे रखे हैं इसमें से कह रहे हैं कौन सा कथन जो है हमारा सही है, तो सही कथन आपका कौन सा है, तो हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है, तो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण यानी कि साफ साफ उदाहरण देते हैं, ठीक है, तो एक तो स्पष्ट उदाहरण देते हैं और दूसरा जो है उनको गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है आपका जो रिजल्ट है, तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुस्तक पुरस्कार देना। देखिए बच्चों को अधिगम गतिविधि, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग कर रहे हैं, तो जो लर्निंग में क्या करते हैं, भागीदारी करने के लिए, यानी कि लर्निंग में वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो उस करने के लिए हम क्या देते हैं, उन्हें पुरस्कार दे देते हैं। वह दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, लगातार पुरस्कार देने से या फिर उनको दंड देने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है कि बच्चों अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। जब उन्हें बार बार पुरस्कार मिलता है तो उनमें क्या होगा, तो ये तो पुरस्कार हमें मिलता ही रहता है, बार बार मिलता है, तो इससे जो उनकी अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखिए लर्निंग जो है सार्थक लर्निंग को क्या देती है, बढ़ावा देती है। देखिए शारीरिक दंड है सही, दूसरा है दे रखा है आपका सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और चौथा दे रखा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 तो इसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये क्या है आपका सार्थक अधिगम को क्या देता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 25 है क्वेश्चन नंबर, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। देखिए शिक्षक, एक टीचर जो है बच्चों में क्या है, जटिल अवधारणाएं ऐसी जो है वो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, तो उनकी समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे सहज कर सकता है, तो कैसे सहज कर सकता है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। बच्चे जो हैं, बच्चे से कहेंगे आप खोज कीजिए और उस पर परिचर्चा करने के लिए क्या देंगे, उस पर बातचीत करने के लिए अवसर देकर, उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय की एक टीचर है, बच्चों को चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बने, तो वो उसको किसके लिए प्रोत्साहित करेगी, एक टीचर जो है वो किसके लिए प्रोत्साहित करेगी, तो किसके लिए प्रोत्साहित, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, तो ऐसी कौन सी कह रहे हैं कि अवस्था है, यानी कि कौन सी आपकी स्टेज है जिसमें जो होता है, जो शारीरिक वृद्धि भी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, वृद्धि और विकास जो भी डेवलपमेंट है आपका, तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो भी डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो जो होती है तेज़ी से होती है, तीव्र गति से होती है, तो किस अवस्था में होता है, ये जो होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में जो होता है बच्चे का शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो होता है वो तीव्र गति से घटित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है कौन सा है, तो विकास सार्वभौमिक है, ठीक है, तो तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए बच्चों में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में होती है, बच्चों में क्या सभी में होती है, तो कह रहे हैं कि उसका प्राथमिक कारण क्या है, तो प्राथमिक कारण जो है वो आपका क्या है, आनुवांशिकता, जो उनकी हेरिडिटी है, और दूसरा उनका इन्वायरमेंट के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण। तो द्वितीयक समाजीकरण, देखिए प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण जो है वो आपका परिवार है, और द्वितीयक समाजीकरण का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, विद्यालय एवं मीडिया। तो विद्यालय एवं मीडिया क्या है, द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका एग्जाम 21 में हुआ था। देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 में हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के क्या हैं, रोते नहीं हैं। तो लड़के यहाँ पे कह रहे हैं कि रोते नहीं हैं। तो पिता का ये कथन क्या है, तो पिता का ये कथन किसे दर्शाता है, तो लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2, एक प्रगतिशील कक्षा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है वो क्या है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहने के एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला देती है। तो यहाँ पे लेक वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना जो है, अध्यापिका की ये जो योजना है वो क्या है, तो अधिगम के लिए पाड़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कहने के बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए कौन सा कथन, इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, और परिवार सामाजिकरण का क्या है, एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जोर देता है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो सिद्धांत दिया था वो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किस पर जोर देता है, तो वो जो सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास डैश के चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये किसको दर्शाता है, प्रथागत अवस्था को दर्शाता है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दिया था। इसमें कहने के अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किस पर देता है, तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक उपकरणों के अधिगम की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे। देखिए आप देख लीजिए कि लेव वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आया, जीन पियाजे से भी आया, और आपका लॉरेंस कोलबर्ग से आया है क्वेश्चन, और हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आया है आपका। और देखिए जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो जीन पियाजे जो वर्णित करते हैं, तो स्कीमा यानी कि मनोबंध के रूप में क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीन पियाजे से है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, संवेदीगामक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें जो होता है बच्चा क्या करता है, तो इसमें विचार और सोच का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, विचार और सोच का केंद्रीकरण आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास के संदर्भ में, ये क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट से आया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो सही कथन आपका कौन सा है, 4th है, विकास बहुआयामी होता है। देखिए सभी का विकास जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। ये नहीं कि सभी का विकास एक गति से होता है, बल्कि कुछ में विकास जो होता है धीमी गति से होता है और कुछ में तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जो किशोरावस्था होती है उसमें कह रहे हैं कि बच्चे का जो विकास डेवलपमेंट होता है वो किस क्रम में होता है। तो किस क्रम में होता है, आपका जो क्रम होता है सबसे पहले संवेदिक होता है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। ठीक है, संवेदिक होता है, चीज़ों को फिर देख कर सीखता है, फिर बिना देखे भी चीज़ों को करने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कहने के एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो उन्हें क्या देखा जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो ये क्या है, एक शिक्षण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की परियोजना के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव जो भी क्लासरूम है उसमें डैश पर जोर देना चाहिए। तो किस पर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या करना चाहिए? अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हुई। देखिए एक क्वेश्चन आपका समावेशी से भी आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। कौन सा है? 14 है। तो यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो किस शब्दावली का प्रयोग? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से शब्द का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है, प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक टीचर को यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर को यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षण शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 16 है? तो अवसारी चिंतन। तो अवसारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। इसमें बच्चा जो होता है सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं बल्कि अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकता है, कई तरीक़ों से, और वो सोच भी नई नई चीज़ों को सोचता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु अलग अलग बैकग्राउंड से जो भी बच्चे आते हैं, लर्निंग वाले बच्चे, उनको संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को कह रहे हैं कि किस प्रकार जो है सुसाध्य किया जा सकता है। तो किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ पे किया जा सकता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को यानी कि मोटिवेशन, लर्निंग के लिए मोटिवेशन, ठीक है। तो लर्निंग के लिए मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो कैसे कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी का संज्ञान पर क्या पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वो क्या है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? त्रुटियों की समझ अध्यापन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 22 है। कौन सा है? 22 है। तो यहाँ पे कहेंगे जो त्रुटियों की समझ क्या है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? एक अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कह रहे हैं कि कठिनाई कब होती है? तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो क्या करते हैं? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? तो उस अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था जो है वो कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ज्ञान की संरचना में क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो लर्निंग के लिए कौन सी धारणा जो है वो आपकी उपयुक्त है? कौन सी है? योग्यता सुधार है। तो योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? सुधार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सहायक है? बढ़ोतरी करने में सहायक। तो अन्वेषण और संवाद। क्या है? अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। देखिए ये भी आपका कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कि वो कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाद जो खुद से बात कर रही है तो वो क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत वाद जो होता है वो कैसे दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28। तो ये जो दर्शाता है 100 नियमन को दर्शाता है, खुद से बात करना, ठीक है।
व्यक्तिगत स्वनियमन को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन के मेथड हैं, एवोल्यूशन के मेथड हैं, उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो उनका जो लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतें, जो भी उनकी नीड्स हैं और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमें जो भी छात्र हैं उनकी नीड्स को और जो भी उनकी क्या है ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो बच्चों के डेवलपमेंट की जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सीडीपी के डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया क्या है? एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में होती है। यहाँ पे डिस्ग्राफिया की बात हो रही है। और डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में अक्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है कहने के क्या कहलाता है? तो त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। तो जो टीचर्स हैं किसकी कक्षाओं में? समावेशी कक्षाओं में जो काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वे क्या करें? तो उन्हें चाहिए कि वे जो है कह रहे हैं कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें। दूसरा कह रहे हैं कि विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जाँच करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या? पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सामाजिकरण जो होता है वो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास जो क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो भाषा विकास क्या बनाता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो पारंपरिक स्तर पर। किस पर? पारंपरिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी कथन यहाँ पे दे रखा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दूसरा कारण दे रखा है, आर सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से सही हैं? तो कथन ए और बी दोनों ही सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन ए और बी दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए आंकलन, जो हम लर्निंग के लिए क्या करते हैं? आंकलन करते हैं। तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक देंगे हम टीचर्स स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो किसमें कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपका 7 वर्ष में। किसमें? 7 वर्ष में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कह रहे हैं कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो किसमें की है? तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसकी क्या की थी? आलोचना की है। तो कैसी? नारीवादी दृष्टिकोण से की है। कैसे? नारीवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कहने के जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? यहाँ पे करता है केंद्रियन। कौन करता है? केंद्रियन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में डैश और सोच है डैश। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है, ठीक है, ग्रोथ होती है वृद्धि, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो क्या होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर है, कुछ हद तक स्थिर है, और सोच क्या है, कुछ हद तक अहम केंद्रित है। और जबकि मध्य अवस्था में जो कह रहे हैं कि वृद्धि है वो धीमी गति से हो जाती है और सोच जो होती है वो तार्किक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल जो हाथ से हम करते हैं वर्ग, यहाँ पे स्थूल गतिक कौशल है, तो यहाँ पे तैरना जो है वो क्या आ जाएगा, आपका स्थूल गतिक कौशल में आ जाएगा। तो 13 का आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और अब आता है 14, क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का अनुपालन करता है, तो किसका अनुपालन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका क्या शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक रूप से बाहरी। भौतिक वृद्धि और विकास, जैसे कि बाहरी फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है विकास के शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ आंतरिक रूप से बाहर सिद्धांतों का पालन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि, दर्शन शास्त्री के पास कह रहे हैं कि किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्री के पास जो है वो कैसी बुद्धि होगी, तो क्वेश्चन नंबर तो अंतः व्यक्ति की बुद्धि होगी, और कह रहे हैं कि मूर्तिकार के पास क्या होगी, दिक् स्थान की बुद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं कि अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार बल देता है, किस पर बल देता है, अनुभवात्मक अधिगम जो है वो किस पर बल देता है, जोर देता है, तो किस पर बल देता है, तो ये जो बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबित के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है वो क्या है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखिए अवसर देना ये आपका पॉजिटिव टैग हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिए। देखिए कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे हम बच्चों को समस्याओं से बचने के लिए नहीं बल्कि अगर समस्या आ रही तो उसको सॉल्व करो, तो उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, तो इसका सेकंड है। देखिए क्या ए और आर दोनों ही सही है, ए आर की सही व्याख्या है, सभी बच्चे जो होते हैं आंतरिक रूप से सीखने के लिए क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 19 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, तो अधिगम के दौरान लर्निंग के दौरान जो है कौन सी प्रक्रिया योगदान नहीं देती, तो कौन सी नहीं देती, गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, तो कौन सा ऐसा प्रश्न है, तो यहाँ पे कक्षा की शुरुआत क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण, तो विफलता के लिए कह रहे हैं कि आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो कौन है, यहाँ पे मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विफलता, यहाँ पे वो सफल ना हुआ विफल हो गया, तो ये आंतरिक यानी कि इंटरनली रूप से आरोपण का क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कथन अभिकथन दे रखा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दे रखा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या फिर लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, तो ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही ये दोनों बातें हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जैसा वो समाज में देखते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कह रहे हैं कि डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के डेवलपमेंट में कैसी भूमिका निभाते हैं। तो उसमें जो भूमिका निभाते हैं वो कैसी भूमिका निभाते हैं, तो उसमें सहकर्मी सहयोग, बच्चों के जो के अनुसार जो सहकर्मी सहयोग है वो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि इंटरनली जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो खुद से बात जो करते हैं, तो आंतरिक वाक जो होते हैं वो बच्चों के लिए क्या है, एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करते हैं। तो ये क्या है, तो ये क्या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्या है इसमें से कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अपनी सोच यानी कि अपनी थिंकिंग को नियंत्रित कंट्रोल करने का क्या है, एक तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि ये उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की जो विशेषता है वो क्या है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कि वो उसे जिंदा समझ रही है, बटन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो वहाँ पे उस बटन को कैसा समझ रही है, जिंदा समझ रही है। तो जीववादी चिंतन कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि वो उसमें जान समझ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से सौलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो सौलीनता वाले विद्यार्थियों में क्या होता है, सौलीनता वाले विद्यार्थी में, तो इसमें जो होते हैं जिसमें बच्चों में सौलीनता होती है उसमें क्या होता है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है, तो ये उनमें विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो यहाँ पे अभी कथन दे रखता है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। आर दे रखा है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 27। तो इसमें कह रहे हैं ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 उसका आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। देखिए अधिगम का तथ्यों को रटना, देखिए रटना नहीं हो सकता है, ठीक है, यंत्रवत याद करने से पूर्व अभ्यास को क्या करना, उत्कृष्ट बनाना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो कह रहे हैं कि अधिगम का लड़ने का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो 28 का कह रहे हैं यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं। तो देखिए जो चाइल्ड हैं वो कैसे तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो है वो कैसी हो, तो यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तब बच्चे जो होते हैं वो कैसे प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को जो हुआ था, विद्यार्थी की सीखने की शैलियों में विविधता। देखिए विद्यार्थियों के जो सीखने की शैलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, सभी एक तरीके से नहीं सीखते। कोई तो मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे चाहिए होता है जहाँ पे बिल्कुल शांत बैठकर सीखते हैं कुछ चीज़ें, कुछ जो होते हैं सभी समूह के साथ सीखते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी शैलियों में जो विविधता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, तो ये क्या होता है, तो उनकी जो शैलियाँ होती हैं सीखने की उसको विविधता को क्या दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि मानवों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। चलिए अब जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका 24 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था 24 में, तो उसके क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो हमारा जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में हुआ था और 2024 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है। देखिए क्लास में, देखिए जो आपका सीटेट होता है वो अंडरस्टैंडिंग पे होता है, जितने आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ के उतने ही आप आंसर को दे सकते हैं। तो कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। किस में लेगा, भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगा, और रस्सी कूदने में कौन लेगी, उसकी बहन जो है वो क्या लेगी, हिस्सा लेगी।
क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यहाँ पे भाई कह रहा है अपनी बहन के लिए। ये जो है डैश को प्रदर्शित करता है, तो ये जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो जेंडर रोड़ेबद्धता को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, जेंडर रोड़ेबद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर होता है। देखिए अपसारी चिंतन, देखिए कि एक क्वेश्चन होता है कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, तो उसका आंसर आपका एक ही होगा। तो क्या कर रहे हैं कि अपसारी चिंतन है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभी ये जो है वो जो क्वेश्चन अभी हमने बताया वो अपसारी चिंतन से संबंधित है, क्योंकि उसका एक ही आंसर होगा। और ये जो है अपसारी चिंतन में कई तरीके से सोच सकते हैं, कई तरीके से आंसर दे सकते हैं उनके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन जो है वो समावेशी शिक्षा के बारे में सही, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ये एक रॉन्ग है समावेशी शिक्षा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी कथन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इन पर अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, और कारण दे रखा है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कथन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अभी कथन ए दे रखा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। देखिए बच्चों का जो बचपन होता है वो अलग अलग कल्चर में होता है और अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। कारण क्या है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है और सभी बच्चों का विकास जो होता है सार्वभौमिक होता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है यहाँ पे, इसका आंसर है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, तो ये गलत है। ए सही है और आर क्या है, आपका गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार, आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो किससे जो है लगातार कोशिश और बेहतर की संभावना है, तो किससे है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 6 है। तो कह रहे हैं असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए क्या है, आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा यहाँ पे हो रही है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। कौन सी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्कर्ष प्राप्त करता होना चाहिए। सीखना प्रमाणिक कार्यों को आधारित करता है और पाठ्यचर्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो इसका आंसर क्या है, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो सीखना क्या है, प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 8 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हो गया सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 8, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का तो उसमें करेंगे तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो किस में की जाती है, तो ये जो की जाती है आपकी सेकंड संज्ञानात्मक विकास में की जाती है। किसमें की जाती है, संज्ञानात्मक विकास में की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, लेव वाइगोस्की से पूछा गया है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो स्वनियमन के लिए क्या है, निजी वाक महत्वपूर्ण है। क्या है आपका, निजी वाक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या फिर बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो कौन से ऑप्शन सही है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो संगीत में यहाँ पे बुद्धि के बारे में बताया गया। तो संगीत में जो होती है प्रदर्शन या फिर रचना के कौशल होते हैं, यानी स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो लर्निंग के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो लर्निंग के बारे में सही नहीं है? तो कह रहे हैं कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, तो कौन सी नहीं? अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। तो ये अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोर्स्ड बाय, तो किस पर बढ़ावा देगा? फोर्स करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो अपसारी चिंतन को। तो अपसारी चिंतन में समस्या समाधान को क्या देगा? बढ़ावा देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? तो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये किस स्तर पर होता है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और ये कह रहे हैं कि किस स्तर पर होता है? तो ये जो होता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए तो क्या करेंगे? उनके समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए बढ़ावा देना ये भी आपका क्या है? एक जो बढ़ावा देना है, तो ये बढ़ावा देना आपका क्या होगा? एक कीवर्ड हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि यानी कि उपयोगी फीडबैक की एक विशेषता कौन सी है? तो ये केवल परिणामों पर केंद्रित होते हैं। तो केवल वाला तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये व्यापक और सामान्य होती है। ये केवल, देखिए केवल वाले आप कट कर दीजिएगा। 16 का आपका फोर्थ हो, ये सामयिक और विशिष्ट होती है। क्या होती है? ये सामयिक होती है और क्या होती है? विशिष्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में अंग जो होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अंग जो होते हैं, अंग यानी कि पार्ट्स की बात हो रही, बॉडी पार्ट्स की, हाथ और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कथन को पढ़ते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के जो भी सांस्कृतिक ज्ञान है उसको उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18, तो ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। देखिए अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप सबसे पहले इसको ही टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है तो ज़्यादातर इसमें से आपके भी देख रहे हैं कि कौन से राइट हो रहे हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो रचनात्मक यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रचनात्मक यानी यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, तो किसे नहीं माना जाएगा? तो एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से पठन वैफल्य की एक विशेषता कौन सी है? तो पठन वैफल्य जिसमें जो होते हैं पढ़ने में, जिसमें जो कह रहे हैं कि पठन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। यहाँ पे बात हो रही है डिसलेक्सिया की, तो यहाँ पे आप हिंदी से भी इंग्लिश से भी पहचान कर सकते हैं। पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें क्या है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आंकलन करने में मदद करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पे जो मदद करता है, देखिए सेकंड वाला हो गया आपका, फिर आ जाएगा हमारा आपका 21।
तो कौन करता है? तो कौन करता है? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, उनकी पर्सनल क्या राय है आपकी। तो वो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चों में जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे में मूल्यांकन करने की योग्यता का आंकलन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाध्यता। तो बाध्यता डैश स्थिति है जबकि अक्षमता, बाध्यता क्या है? बाध्यता जो है वो क्या है? बाध्यता एक स्थिति जबकि अक्षमता डैश स्थिति है। तो ये किसकी स्थिति है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 22। तो बाध्यता क्या है? एक जैविक स्थिति है। तो बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता क्या है? एक कार्यात्मक स्थिति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो संज्ञान और संवेदनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली होती हैं। संज्ञान, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 23। तो भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में करेंगे भाषा का डेवलपमेंट, जो भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार संसाधित होता है? तो किस प्रकार संसाधित होता है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 24। तो किस प्रकार संसाधित होता है? तो ये होता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का क्या करता है? उपयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि इंटरनली मोटिवेशन का कौन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरली डिस्क्राइब इंटरेस्टिक मोटिवेशन करता है? तो कौन करता है? क्वेश्चन नंबर आपका है 25, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? तो आलंबन के जो उदाहरण हैं वो आपके कौन से हैं? तो ABCD ये सभी क्या हैं? आलंबन के उदाहरण हैं। यानी कि बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण और रटकर दोहराव। तो ये सभी क्या है? आलंबन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास क्या है? विकास क्या होता है? समीप दुराभिमुख है। विकास कैसा है? समीप दुराभिमुख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जीन पियाजे से आ गया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो कौन सी करती है? सोच। तो ये जो सोच करती है वो किसे करती है? विकेंद्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया गया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देने लगते हैं? तो इन्होंने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी थी, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं दी थी। तो ऐसा कहने कि किस अवस्था में होता है जीन पियाजे के अनुसार? तो ऐसा होता है पूर्व चलन अवस्था में होता है। किसमें होता है? पूर्व चलन अवस्था में होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि किस बात की वकालत करते हैं? कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ही ज्ञान का निर्माण करते हैं सक्रिय रूप से। तो ये मैराथन आपकी, इसमें जो CDP की जो मैराथन थी वो आपकी दोनों मैराथन कंप्लीट कर दी हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 मैराथन बनाई थी, क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग एक ही मैराथन को 3 से 4 घंटे एक साथ देखें। तो इसलिए मैंने 2 मैराथन आपके लिए कंप्लीट की हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाली मैराथन नहीं देखी उसे भी देख लीजिए और इसे भी देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपका पेपर भी अच्छे से होगा। और मैं ले आऊँगी इसके बाद जो आपकी मैराथन आएगी वो आपकी हिंदी की मैराथन, EVS की दोनों मैराथन हो गई हैं, आपकी CDP की भी दोनों मैराथन हो गई हैं। अब आपकी हिंदी, इंग्लिश, जो मैथ्स की बचेगी और पेपर 2 की भी मैराथन जल्द ही इन्हीं दिनों में मैं कंप्लीट करा दूँगी। तो मैं कह रही हूँ कि इनको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।